नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। खबर बहुत धमाकेदार है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक, बार काउंसिल से लेकर के वकीलों के अन्य संगठन तक पूरा हड़कंप मचा हुआ है। और हड़कंप क्यों मचा हुआ है, उसका कारण क्या है, उसके ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक प्रथा चल गई है जुडिशरी सिस्टम में, या जुडिशरी सिस्टम की जब मैं बात करता हूं तो दोनों बात समझिएगा, बार और बेंच दोनों की बात करता हूं। बार का मतलब होता है वकीलों का जो समूह या संगठन, अब बेंच का मतलब होता है जजेज, चाहे वो हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हो। आप लोगों को पता है कि हाल में ही कुछ महीने पहले मार्च में 600 वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी थी कि जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों के ऊपर। किसको लिखा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब को। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कई मौकों पे कहा है कि मैं कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं मानता हूं, हां कभी कभी सोशल प्रेशर होता है। तो एक बात समझने की जरूरत है यहां पे कि जो सोशल प्रेशर जिसको बताया जाता है वो भी पॉलिटिकली ही मोटिवेटेड होता है, पहली बात। दूसरी बात मैं एक बताना चाहता हूं कि भाई जब 2015 में मोदी जी की सरकार ने कोलेजियम सिस्टम को हटा करके एनजेएसी लेकर के आए थे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें यह था कि जो जजेस के ऊपर कोलेजियम के द्वारा जजेस को चुने जाने का एडमिनिस्ट्रेटिव अतिरिक्त वर्क है उसको कुछ कम किया जाए। 5 जजों की बेंच ने 2015 में ही उस एनजेएसी कानून को, जो संसद के दोनों सदनों से पास था, उसको कैंसिल कर दिया था, उसको हटा दिया था, उसको खत्म कर दिया था। उसके बाद से सरकार ने कोई कोशिश नहीं की। हालांकि जो भी लॉ मिनिस्टर रहा है, जुडिशरी से उसका टकराव रहा है। और टकराव किस बात का रहा है? टकराव किसी जज फैसले को लेकर के नहीं रहा है, टकराव अपॉइंटमेंट को लेकर के रहा है कि जो सरकार को, केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट लगा करके आईबी की भेजनी होती है कि फला अमुक जज को हम नियुक्त कर रहे हैं, इसके बारे में पता करके हमको बताइए, उसमें लेट लतीफी का मामला रहा है। हालांकि कई सारे लोगों के खिलाफ भी लगा करके दिया, खिलाफ तो नहीं कह सकते, जो सच पाया वो लगा करके केंद्र सरकार ने दिया रिपोर्ट। तब भी रिजेक्ट हो गए सुप्रीम कोर्ट के जजेज कि नहीं नहीं हम तो नियुक्ति करेंगे ही, आपको तो देना पड़ेगा ही। क्योंकि बहुत सारे जजेस को लेकर के केंद्र सरकार ने कहा कि ये ठीक नहीं है, इनकी नियुक्ति ठीक नहीं होगी। इसको लेकर के केस भी चला, प्रशांत भूषण भी कोर्ट के अंदर गए और केस लड़े कि केंद्र सरकार जानबूझ के डिले कर रही है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के, इससे जूनियरिटी सीनियरिटी में फर्क पड़ जाएगा, दुनिया भर की चीजें। बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस ने की। एक जज साहब ने तो यह भी कहा कि मैं अब रिटायर होने वाला हूं और जल्दी से जल्दी इस बात का फैसला हो जाना चाहिए। यह बात मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो 150 वकीलों ने चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के जज को लिखी है, मामला तो केजरीवाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन अपॉइंटमेंट के समय पे इस बात को ध्यान देना चाहिए, जिस बात को उठाया है 150 जजेस ने, 150 वकीलों ने। अब मामला तो उठ गया, इसमें किरकिरी किसकी हो रही है? इसमें किरकिरी हो रही है जुडिशरी व्यवस्था की। चाहे वो 600 वकीलों ने लेटर लिखा तब भी, और ये 150 वकीलों ने लेटर लिखा तब भी। हालांकि इन 150 वकीलों में लीगल सेल से जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के एक वकील साहब भी है। तो क्या यह पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये आगे आकर के बताना चाहिए कि ये वकीलों की जो लॉबी लिखी है ये भी एक पॉलिटिकल प्रेशर है। ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिक्स में जो पार्टी वाली पॉलिटिक्स है और जो सत्ता में है या जो विपक्ष में है वही पॉलिटिक्स होती है। खैर, पूरा मामला क्या है उसको समझेंगे और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने ही चाल में फंसा है उसको भी समझेंगे। देखिए, 3-4 तरीके के मामले हैं। एक मामला यह है, जज न्याय बिंदु ने जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी तो उन्होंने साफ साफ अपने जजमेंट में लिखा है और मौखिक तौर से कहा भी है कोर्ट में कि हमारे पास टाइम नहीं है 1000 से अधिक पन्नों का सबूत पढ़ने का। और उसके बाद कहते भी हैं कि ईडी सबूत नहीं पेश कर पाई। दोनों बातें कह रही हैं जस्टिस न्याय बिंदु। एक तरफ कह रही है कि सबूत पढ़ने का टाइम नहीं है और दूसरी तरफ कह रही है कि कोई सबूत पेश नहीं कर पाया।
इससे क्या पता चलता है? आम आदमी पढ़ेगा तो क्या पता चलता है? आम आदमी पार्टी ने प्रचार भी करना शुरू कर दिया कि केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं है, देखिए जज साहब ने जमानत भी दे दी। लेकिन तब तक ईडी पहुंच जाती है दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट से उस पर रोक लगा दी जाती है। एक बात और समझना होगा जुडिशरी सिस्टम को कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं ये सब स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं। वो अलग बात है कि केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। अगर इन जांच एजेंसियों पर टिप्पणी करना, इन जांच एजेंसियों की बात नहीं मानना, तो फिर कौन आएगा न्याय दिलाने के लिए? कौन अलग से जांच करेगा? यह भी बताना चाहिए जस्टिस सिस्टम को। आए दिन आप सुनते होंगे कभी ईडी के ऊपर टिप्पणी, कभी सीबीआई के ऊपर टिप्पणी कि ये नहीं करते हो, वो नहीं करते, दुनिया भर की चीजें। हो सकता है कमी हो, लेकिन क्या सिर्फ ईडी और सीबीआई और जांच एजेंसियों में भी कमी है, या जुडिशरी व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं कमी है? अगर कमी नहीं होती तो करोड़ों करोड़ों केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग नहीं होते। क्या यह सच नहीं है कि कुछ लोगों को रात में कोर्ट खोल करके जमानत दे दी जाती है? क्या यह भी सच नहीं है कि किसी को जमानत देने में बहुत जल्दी दिखाता है कोई जज और किसी को जमानत देने में देरी दिखाता है? यही आरोप है 150 वकीलों का। अच्छा, अब न्याय बिंदु पे सवाल नहीं उठा। न्याय बिंदु पे सवाल उठाने वाला वकीलों की दूसरी लॉबी है, लेकिन जिस जज ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को खारिज कर दिया उस जज पे सवाल उठाने वाले दूसरे लोग हैं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं, मामला बड़ा रोचक है, पूरा वीडियो देखिएगा। केजरीवाल की जमानत को लेकर के 150 वकीलों ने लिखी चीफ जस्टिस को चिट्ठी, हाई कोर्ट के जज पर उठाए सवाल। 157 वकील हैं टोटल। एक लेटर, एक प्रतिवेदन हस्ताक्षर किया और जस्टिस सुधीर कुमार जैन को कार्रवाई से अलग करने की बात कही। कार्रवाई से अलग करने की बात क्यों कही? क्योंकि हाई कोर्ट के वकील को भी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हटा सकते हैं। अदरवाइज वकील साहब लोग यह भी मांग कर सकते थे कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए श्रीमान। ये बात जानिएगा, सुप्रीम कोर्ट के वकील को हटाने के लिए महाभियोग चलता है और हाई कोर्ट के वकील को भी हटाने के लिए महाभियोग चलता है। और महाभियोग का प्रोसेस इतना क्लिष्ट होता है, इतना टफ होता है कि उसको लाने का मतलब है वो पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यह भी अपने आप में संशय बना रहता है। तो खैर उधर वाले विषय पे नहीं जाते, इसी विषय पे टिकते हैं। कार्रवाई से अलग करने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि उनके सगे भाई अनुराग जैन ईडी के वकील हैं। हितों का स्पष्ट टकराव है। जब इन जज साहब का, भाई सरकार ने तो नियुक्त नहीं किया इन जज साहब को, सरकार ने तो नहीं नियुक्त किया, कोलेजियम सिस्टम ने ही नियुक्त किया। दिल्ली का कोलेजियम सिस्टम ने रिकमेंड किया और वो भेजा सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम को, और सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम ने उनको नियुक्त कर दिया। जबकि बहुत सारे ऐसे जजेज हैं जिनको लेकर के केंद्र सरकार बोलती थी कि इनको नियुक्त करना ठीक नहीं है, आप इस पर विचार कर लीजिएगा, क्योंकि कोलेजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती है, नहीं खत्म कर सकती है, उसको रिपोर्ट लगा के भेजना होता है। अच्छा, ये दो जज ही नहीं है, इसके अलावा जो एक गंगोपाध्याय हैं उनको लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां हो गई। बाद में वो भाजपा ज्वाइन कर लिए, सांसद भी बन गए संभवतः, मुझे जहां तक याद है बंगाल के हैं। इसके अलावा जो एक रंगन उपाध्याय जी हैं, वो झारखंड हाई कोर्ट में, उन्होंने जब हेमंत सोरेन को जमानत दी, जमानत देते हुए जो टिप्पणियां लिखी उस पर तमाम तरीके के सवाल उठे कि ईडी के मामले में तो इतना आसानी से जमानत मिलता नहीं, इन्होंने जमानत दे कैसे दी? जैसे ही वो जमानत पे बाहर छूट करके आए तो पूरा लॉबी लग गई, पूरा इकोसिस्टम लग गया यह बताने में कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है ही नहीं तो केस को ही डिसमिस कर देना चाहिए था। यह टिप्पणी लिखने की क्या जरूरत थी कि प्रत्यक्ष रूप से कुछ पाया नहीं गया? खैर, अब मामला क्या बनेगा इस पे, इसको भी समझेंगे। पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर चिंता जताते हुए 150 से अधिक वकीलों ने गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी और कहा कि कई सारे, एक ही चीज नहीं है इसके अंदर, कहा कि कई सारे जज ईडी और सीबीआई के जमानत में बहुत देरी दिखा रहे हैं, लंबी लंबी तारीख दे रहे हैं। समझिएगा, ईडी और सीबीआई के मामले में कई सारे जज जो हैं वो बड़ी लंबी लंबी तारीख दे रहे हैं। मिलावट, इस पे कुछ करिए। अब क्या कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब इस पे? ये कह देंगे क्या, या न्याय बिंदु जी की तरह हो जाएंगे कि हम अब पढ़ेंगे ही नहीं? सोचिए कितना बड़ा ब्लंडर है।
जमानत देना नहीं देना अलग विषय है, लेकिन ये कितना बड़ा ब्लंडर है कि अगर एक जज कह दे कि भैया हम तो सबूत पढ़ेंगे ही नहीं। ईडी और सीबीआई भी संवैधानिक संस्था हैं। करप्शन को रोकने के लिए, जजमेंट के लिए जितना जरूरी इस देश की दोनों अपेक्स कोर्ट हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उतना ही जरूरी ये भी संस्थाएं, ये भी इंस्टीट्यूशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी केस की तफ्तीश करने नहीं जाता है, जांच करने नहीं जाता है, अंततः इन्हीं एजेंसियों के पास आना होता है। तो इन एजेंसियों की डिग्निटी को भी देखा जाना चाहिए। इसको पॉलिटिसाइज करके इस पे कुछ भी टिप्पणी कर देना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी उसी जुडिशियल सिस्टम के पार्ट हैं, एक तरीके से सहयोगी हैं, अलग से नहीं है कि नहीं ये अलग से कोई आकर के कोई ग्रुप है जो पॉलिटिकल प्रेशर बना रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते थोड़ा सा और देख लेते हैं। जबकि पीटीआई ने कहा कि अनुराग जैन जो हैं वो आबकारी घोटाले से संबंधित किसी भी मामले में अपेयर नहीं होते हैं, उनके पास ये केसेस नहीं हैं। ईडी और सीबीआई का केस केवल शराब घोटाला और केजरीवाल तक ही नहीं सीमित है, बहुत सारे काम करते हैं लोग, बहुत सारी जगह पे छापेमारी होती है पैसे से रिलेटेड लेकर के। अच्छा, कह तो दिया इन लोगों ने, कोई बात नहीं। इस प्रतिवेदन पर आम आदमी पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख वकील संजीव सानियार के भी हस्ताक्षर हैं। तो सीजीआई साहब को देखना चाहिए कि ये टोटल पॉलिटिकल है, और इस पे अगर कार्रवाई होती है तो फिर सीजीआई साहब की भी बात गलत हो जाएगी कि वो कहते हैं कि हम कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लेते। तो क्या पॉलिटिकल प्रेशर लेंगे या नहीं लेंगे सीजीआई साहब, यह देखने वाली बात होगी। जो 600 वकीलों ने चिट्ठी लिखी थी उस पर भी कुछ नहीं किया था, अब ये 150 लोगों ने लिखा, इस पे क्या करेंगे। हालांकि जो लेफ्ट लिबरल गैंग है वो पूरा इसको बताने लगा है कि देखिए ये हो गया केजरीवाल के साथ, वो हो गया केजरीवाल के साथ, अब तो बस सीजीआई साहब को चिट्ठी लिख दी गई है, सब कुछ फाइनल हो जाएगा। वो भी पढ़ा देता हूं। धमकाना और दबाव डालना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति, 600 वकीलों की चिट्ठी पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर नरेंद्र मोदी जी ने भी टिप्पणी की थी। मार्च का मामला है, मार्च 2024 का। अब सोचिए कि सीजीआई साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, बहुत सारा उन्होंने डेवलपमेंट भी किया एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में, जैसे उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस में फैसलों को, और ऑनलाइन जब कोई बड़ी बेंच बैठेगी तो आप उसका लाइव देख सकते हैं, वीडियो ट्रांसक्रिप्ट, कई सारी चीजों पर उन्होंने बहुत काम की। बड़ी वाह भाई, बहुत बढ़िया वकील है, बहुत बढ़िया वकील है, बहुत बढ़िया जज है, बहुत बढ़िया जज। लेकिन इन सब चीजों को रोकने की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब। अगर इस तरीके से ही व्यवस्थाएं चलने लगी कि 20 भाजपा के समर्थित वकील चिट्ठी लिखे, 50 केजरीवाल के समर्थित वकील चिट्ठी लिखे, और पहले से ही कुछ सारे वकील हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों से सांसद हैं, विधायक रहे हैं या विधायक हैं या पॉलिटिकल पार्टियों पे बड़े बड़े पदों पे हैं, उनको लेकर के जिस तरीके से त्वरित सुनवाई होती है, उसको भी लेकर के जनता के मन में एक अलग तरीके का जुडिशरी के प्रति नजरिया बना हुआ है। वो कैसे दूर होगा। जैसे अभिषेक मनु सिंघवी साहब हो गए, कपिल सिब्बल साहब हो गए, और भी कई सारे हैं, जैसे बीजेपी से जुड़े हुए महेश जेठमलानी हो गए। तो ये सब कैसे खत्म होगा, ये कैसे दूर होगा, इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए चीफ जस्टिस इंडिया को, और मुझे लगता है विचार करेंगे। हालांकि मामला तो फंस गया है, अब क्या इस पे फैसला आता है, क्या उस पे कुछ ठोस कदम उठाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या इस लेटर को ऐसे ही जाने देते हैं जैसे पहले 600 वकीलों के लेटर को जाने दिया, या ये मीडिया का सिर्फ हो हल्ला होकर के खत्म हो जाएगा, जो व्यवस्थाएं जैसे चल रही वो व्यवस्थाएं वैसे ही चलेंगी। क्या किसी केस से किसी वकील को बिना केस दाखिल किए किसी जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हटा सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। बीच में जुडिशरी की जो व्यवस्था है वो दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, वो अलग अलग है। इसको भी लेकर के लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। एक जज साहब कह देते हैं कि सबूत नहीं है, दूसरे जज साहब कहते हैं अरे इतना सबूत है कि छोड़ा ही नहीं जा सकता है। तो अब मजेदार है, आपस में ही लोग भिड़े हुए हैं। तो होप दोस्तों ये विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। साथ के साथ आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। शेयर कर दीजिएगा दबा के।